आज हम इस वीडियो में इजराइल के द्वारा किया गया एक ऑपरेशन ऑपरेशन थंडरबोल्ट या इसी का दूसरा नाम है एंतवे रेड। इसका नाम एंतवे रेड क्यों पड़ा, वीडियो के अंत में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये इजराइल के द्वारा किया गया एक दूसरे देशों में घुस के किया हुआ एक सबसे डेंजर ऑपरेशन है, जिसके बाद से इजराइल का मतलब इतना ज़्यादा बड़ाई हो रही थी उन देशों के अंदर जो आतंकवाद से नफरत करते हैं। इस ऑपरेशन में इजराइल ने 7 आतंकवादियों के साथ साथ 45 सोल्जर को भी मारा था। वो अपने दुश्मन के देश के सोल्जर को, आर्मी को मारा था। तो इस ऑपरेशन को हम शुरू करते हैं। इस ऑपरेशन में ये ऑपरेशन क्यों किया गया था, इससे पहले जान लेते हैं कि क्यों ये ऑपरेशन इजराइल ने क्यों किया, कैसे किया, इसके पीछे का रीजन क्या था, वो पहले शुरू। देखिए, दो 1976 में 27 जून को 27 जून को 1976 में तेल अवीव, जो कि अभी इजराइल की राजधानी है, वहाँ से एक फ्रांस के एयरप्लेन अपने पैसेंजर को लेके पेरिस जाने वाला था। उसको बीच में एथेंस एयरबेस से, मतलब एथेंस एयरपोर्ट से, जो ग्रीस की राजधानी है, वहाँ से पैसेंजर को भी लेना था। तो जैसे तेल अवीव से एथेंस एयरपोर्ट पे प्लेन लैंड किया और वहाँ पे कुछ पैसेंजर चढ़े, उसके साथ साथ ही उसमें 4 आतंकवादी चढ़े। 4 आतंकवादी एथेंस एयरबेस, जो कि इजराइल की सॉरी एथेंस जो कि ग्रीस की राजधानी है, वहाँ पे पैसेंजर के साथ साथ 4 आतंकवादी भी उसमें चढ़ गए। 2 ग्रुप के दो दो आतंकवादी उस प्लेन पे चढ़ गए। अब प्लेन जैसे टेकअप किया, एयर में जाते चारों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। हाईजैक की सूचना इजराइल को मिल गई कि प्लेन हाईजैक हो चुकी है। अब इस प्लेन को हाईजैकरों ने लिबिया लेके गए। लिबिया में हाईजैकरों ने, मतलब आतंकवादियों ने, टेररिस्टों ने ये सोचा कि जो लिबिया है वो उनके लिए सेफ नहीं है। इसके 2 रीजन थे। एक तो लिबिया जो था इजराइल से बहुत पास में ही है, तो इजराइल वहाँ पे कुछ भी कर सकता है, मतलब इजराइल कमांडो कार्रवाई के थ्रू उन्हें मार गिरा सकता है। तो उन्हें इस बात की डर थी। सेकेंड, जो लिबिया की गवर्नमेंट था वो इन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी। लिबिया गवर्नमेंट आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से इसके पीछे भी रीजन था कि लिबिया की गवर्नमेंट क्यों नहीं आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही थी। क्योंकि लिबिया बहुत सारे देशों को तेल सप्लाई करता है, तेल बेचता है, और वो नहीं चाहता था, लिबिया नहीं चाहता था कि उसके अदर देशों के साथ रिलेशन खराब हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिजनेस तभी चलता है जब आप लोगों के साथ ही अच्छे से आपके कनेक्शन। आप अगर मान लीजिए कि लिबिया उस समय अगर आतंकवादियों को सपोर्ट करता, तो वो सारे देश उससे व्यापार करने से मना कर देते, उनका तेल खरीदने से मना कर देते हैं, जो कि आतंकवादियों से नफरत करते हैं। तो फिर उनके बिजनेस चौपट हो जाता और फिर उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती। तो लिबिया ने इस वजह से आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं किया। और आतंकवादियों को लगा 2 रीजन। एक तो आतंकवादियों को लग रहा था कि डिस्टेंस कम है, इजराइल कुछ भी कर सकता है क्योंकि इजराइल के पास में है लिबिया। और दूसरा, लिबिया की गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी। इस दोनों रीजन की वजह से जो टेररिस्ट थे, जो हाईजैकर थे, उन्होंने इस प्लेन को वहाँ पे रिफिलिंग कर लिया लिबिया में। वहाँ से इस फ्लाइट को लेके चले गए युगांडा लेके गए इस फ्लाइट को। युगांडा, जो कि एक इजराइल से नफरत की करता हुआ देश था। इजराइल से नफरत करने वाला उस देश का जो शासक था ना, इदी अमीन उसका नाम था। इदी अमीन वहाँ के सन की तानशाह था, जिसके बारे में बहुत सारे कहावत हैं। बहुत सारे लोग उसको ये कहते हैं कि वो अपने दुश्मनों का सर काट के फ्रिज में रखता था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो एक ऐसा सन की तानशाह था जो कि
ह्यूमन का मांस खाना पसंद करता था, लेकिन इसका कोई अभी मतलब कोई जो सॉलिड प्रूफ होता है वो लोगों मतलब कहीं भी नहीं मिला। तो इदी अमीन एक ब्लैक कलर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इदी अमीन एक ऐसा सांता था, पहले तो इजराइल का बहुत बड़ा फैन था, दोस्त था, उससे हर एक चीज़ नॉर्मल थी इजराइल के साथ। लेकिन बाद में इजराइल से उसकी दुश्मनी हो गई। इसके पीछे रीजन था, इदी अमीन एक फाइटर जेट खरीदना चाहता था वो इजराइल से, लेकिन इजराइल ने उसे बेचने से मना कर दिया। मतलब इजराइल उसे आ, युगंडा को नहीं दिया, अपने फाइटर जेट उसको नहीं बेचा, किसको, इदी अमीन को। ठीक है, तो इदी अमीन उसके बाद से इजराइल को अपना दुश्मन मानने लगा। अब इस वजह से इदी अमीन आतंकवादियों को सपोर्ट करेगा। जैसे आतंकवादियों का प्लेन, हाईजैकरों का प्लेन युगंडा के इंतबे एयरबेस पे उतरा, जैसे युगंडा के इंतबे एयरबेस पे हाईजैक किया हुआ प्लेन उतरा, युगंडा के जो शासक था, जो तानाशाह था इदी अमीन, तुरंत उन हाईजैकरों से मिलने चला गया। मिलने के साथ साथ इदी अमीन ने अपना सोल्जर भी लगा दिया उनकी सुरक्षा, कि इजराइल आके उन्हें कुछ ना कर सके। वहाँ पे कम से कम 100 सोल्जर युगंडा के उन आतंकवादियों की सुरक्षा में लगा दिया इदी अमीन। ठीक है, और आतंकवादियों ने इस प्लेस को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि आतंकवादी जानते थे कि इदी अमीन इजराइल से नफरत करता है, उसके आसपास के मैक्सिमम ऑफ देश इजराइल से नफरत करते हैं, इजराइल को हेट करते हैं, और इदी अमीन तो पक्का उनके दुश्मन है। इसलिए आतंकवादियों को लगा कि इदी अमीन उनको हेल्प करेगा, और वो रियल में हुआ भी। और दूसरा रीजन कि इस युगंडा जो है इजराइल से बहुत दूर है, 4000 किलोमीटर दूर है। 4000 किलोमीटर दूर जाके किसी भी तरह के कमांडो करवाए, किसी भी तरह के मतलब ऑपरेशन इम्पॉसिबल सा होता है। लेकिन इजराइल है बेटा ही, इजराइल क्या किया वो लास्ट में आपको पता चलेगा। फिर आतंकवादियों ने, हाईजैकरों ने क्या किया, जितने लोगों को हाईजैक किया था, नियर अबाउट उसमें 260 लोग थे। 260 लोगों में से प्लेन हाईजैक हुआ था तेल अवीव से पेरिस जा रहा था, फ्रांस की राजधानी, उसमें अदर भी देश के लोग होंगे। तो हाईजैकरों ने क्या किया कि जो लोग अदर नॉन इजरायली थे, मतलब इजराइल से जिनका कोई नाता रिश्ता नहीं था, उनको अलग करना शुरू कर दिया। हाईजैकरों ने जो नॉन इजरायली लोग थे उन्हें सेपरेट कर दिया, इजरायली लोगों को अलग रख दिया, क्योंकि हाईजैकरों को ये डर था कि अगर वो नॉन इजरायली लोगों के साथ कुछ करेगा तो इससे अदर देश के साथ, मतलब जो अदर कंट्री के लोग हैं उस प्लेन में, उनके साथ भी रिश्ता उनके खराब होगी, अदर देश भी उस पर कमांडो कार्रवाई करेंगे तो उनको ज़्यादा हार्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब आतंकवादी नहीं चाहते थे इसराइल के अलावा और किसी देश से पंगा लें। इसकी वजह से जो नॉन इजरायली लोग थे उन्हें सब कुछ रिहा कर दिया। नॉन इजरायली के साथ साथ देखिए, इसमें जो डुअल नागरिकता वाले पर्सन थे, जैसे मान लीजिए कि कोई इसमें पैसेंजर था जिसको इजराइल की नागरिकता है और ब्रिटेन का नागरिकता है, दोनों जगह की नागरिकता उसने ले रखा, दोनों जगह की मतलब नेशनलिटी उसके पास है। तो उन लोगों को, मतलब जिनका भी डुअल नागरिकता है लेकिन उसके साथ साथ इजराइल का भी नागरिकता है, तो फिर उनको भी वो मतलब अपने पास रख ले रहे थे, अपने होस्टेजेस में, मतलब उनको सेपरेट नहीं किया, उन्होंने नहीं भेजा। अब जो लोग अदर कंट्री से थे उनको अलग करके और उनको भेज दिया उनके अपने अपने कंट्री। तो वहाँ पे जिन लोगों को हटाया था, वहाँ से पेरिस से एयर फ्रांस के प्लेन आया, उन सभी जो जिन लोगों को उन्होंने रिहा किया था, आतंकवादियों ने जिनको रिहा किया था, उन्हें लेके पेरिस चला गया। ठीक है, उसके बाद जो इजरायली थे उनको एक घर में, जो अंतरवे एयरबेस पोर्ट था, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर ले जाके उन सारे होस्टेजेस को, उन सारे बंदी बनाए हुए लोगों को, होस्टेजेज उन्हें बोलते हैं जिनको बंदी बनाया जाता है, तो उन सारे होस्टेजेस को ले जाके एक एयरबेस से, मतलब जो इंतबे एयरपोर्ट था वहाँ से 2 किलोमीटर दूर ले जाके एक सेफ हाउस के अंदर रख दिए आतंकवादियों ने। और उसके आसपास में 100 से ज़्यादा युगंडा के आर्मी, मतलब इदी अमीन के जो फोर्सेस थे वो इनकी सुरक्षा कर रहे थे। वहाँ पे 4 आतंकवादियों के अलावा 3 और आतंकवादी आ गए थे। 3 और आतंकवादी आके इन आतंकवादियों को ज्वाइन कर लिए थे। मतलब टोटल नंबर ऑफ टेररिस्ट कितने होंगे, 7 हाईजैकर और 100 से ज़्यादा युगांडा के मिलिट्री, ये सारे मिलके नियर अबाउट 120
120 हाईजेक 120 होस्टेजेस है को बंदी बना के रखे हुए थे। उसके बाद ये सारे हो गया। अब ये बात पहुंच चुकी थी, जैसे 27 जून को हाईजेक किया था इन्होंने, 27 जून 1976 में, 27 जून 1976 को एथेंस एयरबेस से इन्होंने हाईजेक किया था, और ये सेपरेशन के काम 29 जून को कर लिया, और 30 को मतलब 30 तारीख को जो नॉन इजरायली लोग थे उन्हें भेज दिया, मतलब पेरिस वो लोग चले गए जो नॉन इजरायली लोग थे। अब उसके बाद इजराइल के लोगों को आतंकवादियों ने बंदी बना के रख लिया, होस्टेज उनके पास रह गए। उसके बाद इजराइल से आतंकवादियों ने अपना डिमांड रखना शुरू किया कि हमें कुछ मतलब हमें चाहिए, वो दे दोगे तो हम तुम्हारे होस्टेजेस को छोड़ देंगे। तो इजराइल ने बोला ठीक है, अपना दिमाग रखो, क्या चाहिए। तो इजराइल टेररिस्टों ने, हाईजैकरों ने बोला कि हमें हमारे जो 40 फिलिस्तीनी आतंकवादी जो आपके इजराइल के जेलों में बंद हैं, उन्हें आप रिहा करो। 13 अदर कंट्रीज में जैसे जापान और पेरिस फ्रांस वगैरह में, फ्रांस के जेल में बंद थे, उन्हें भी आप रिहा करो। मतलब टोटल 53 आतंकवादियों को छुड़ाने का शर्त इन्होंने रख दिया। 53 फर्स्ट थर्ड था, उनके जो दोस्त आतंकवादी टेररिस्ट थे उन्हें छोड़ना था। सेकेंड में उन्होंने कहा कि हमें 5 मिलियन यूएस डॉलर कैश चाहिए। मतलब दो तरह की डिमांड, फर्स्ट कि हमारे जो दोस्त टेररिस्ट आपके जेलों में कैद हैं, आपके रिलेटिव जो देश हैं वहाँ पे कैद हैं, उन्हें आप रिहा करो और हमें 5 मिलियन डॉलर कैश पे करो, तब हम आपके होस्टेजेस, आपके लोगों को छोड़ेंगे। अब इसमें ईदी अमीन हर रोज आके इन आतंकवादियों से मिलता था, इनकी हौसला बढ़ाता था और आतंकवादियों को सपोर्ट करता था। इनकी सुरक्षा में आर्मी तो लगाया था, वो तो हम सब जानते हैं। अब इसमें जो इजराइल की असेंबली थी, इजराइल की असेंबली में इस पर चर्चा होना शुरू हो गया। इस इजराइल की असेंबली में चर्चा होना शुरू हो गया। इजराइल के मिनिस्टर ने, इजराइल के प्रधानमंत्री ने मोसाद को एक्टिवेट कर दिया। हम सब जानते हैं मोसाद के बारे में। मोसाद को एक्टिवेट किया गया कि प्लान बनाओ कि हमें कैसे उनको छुड़ाना है। अब ये जैसे उनको डिमांड किए कि हमें ये दो डिमांड उन्होंने रख दिया दोस्तों को छुड़ाने के, पैसा मतलब, तो इजराइल ने बोला ठीक है, हमें कुछ टाइम दो। तो इजराइल ने इनसे 1 तारीख तक का टाइम लिया। 30 तारीख को बात हुआ, 1 तारीख तक, 1 जुलाई तक हम सारे कंप्लीट कर लेंगे। धीरे धीरे ये सब इजराइल की असेंबली में कुछ लोग पक्ष में थे कि हाँ, हम उन्हें छोड़ के हम अपने नागरिकों को मंगा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके मतलब इसके अपोज कर रहे थे इसको कि नहीं, हम आतंकवादी के सामने झुकेंगे नहीं। अब इजराइल ने खेल करना शुरू किया, मतलब अपना प्लान बनाना शुरू किया। अब देखते हैं प्लान इजराइल ने कैसे प्लान बनाया। आतंकवादियों के सबक सिखाया। यहाँ तक तो आतंकवादियों ने, हाईजैकरों ने हाईजैक करके प्लेन युगांडा के इंटेबे एयरबेस पे ला चुके। अब इसके बाद इजराइल के अंदर इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, वो एक्टिवेट हो चुकी थी, वो प्लान बनाना शुरू कर दिया। उससे पहले इजराइल ने सोचा डिप्लोमेटिक तरीके से, मतलब पॉलिटिकल तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। मतलब जैसे कि अगर यूएसए इंटरफेयर करता है तो शायद ईदी अमीन उनके होस्टेजेस को बचाने में मदद करे, या तो कई बार तो इजराइल के मिनिस्टर ने खुद ईदी अमीन से बात किया कि आप बात करें, ताकि कहीं अगर ईदी अमीन मान जाए तो हम आतंकवादियों को मार गिराएंगे, हम जाके उसके मतलब जो युगांडा के एयर को यूज़ करें, मतलब उनके ज़मीन को यूज़ करके हम अपना फोर्स को लैंड करेंगे और वहाँ पे हम अपना कमांडो कार्रवाई करेंगे, जिससे कि हम अपने आदमियों को आराम से छुड़ा सकते हैं। तो ईदी अमीन को उनको मिनिस्टर ने, मतलब इजराइल के बहुत सारे मिनिस्टर ने फ़ोन किया, लेकिन उसने साफ ही मना कर दिया। उसके बाद
इसराइल ने चाहा डिप्लोमेटिक तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से अपने लोगों को बचाने का, तो पॉलिटिकल तरीके भी बहुत सारे आजमाया गया, ईवीसी कंटेक्ट किया गया, ईवीसी भी नहीं माना। एक इजिप्ट का जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उनसे कंटेक्ट किया गया, उनकी भी बात इदी अमीन ने ना माना। बहुत सारे पॉलिटिकल चीज़ें, डिप्लोमेटिक चीज़ें ट्राई किया इसराइल ने, लेकिन इदी अमीन मानने को तैयार नहीं था। फिर अब जो इसराइल के असेंबली था उसमें चर्चा होने लगा कि हम क्या करें। तो इसराइल की असेंबली में बहुत सारे लोग कहते थे कि उनकी जो डिमांड है फुलफिल करें, हम उन्हें अपने लोगों को आराम से छुड़वा सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि किसी देश में अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा, कुछ तो लोग गवर्नमेंट के सपोर्ट में होते हैं, कुछ रोड पे आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग रोड पे आ गए थे कि हमारे लोगों को बचाओ, ये करो वो करो, जिसके इसराइल इतिहास गवाह है कि वो कभी आतंकवादियों से संधि नहीं किया, आतंकवादियों से हाथ नहीं मिलाया। इस भी कंडीशन में उसने आतंकवादियों से हाथ मिलाने से मना, मतलब आतंकवादियों से हाथ नहीं मिलाएंगे, ये मैटर असेंबली में शुरू हो चुका। अब असेंबली में ये बातें जैसे कंप्लीट हुआ उसके बाद क्या हुआ, असेंबली में ये बातें जैसे कंप्लीट हुई हम आतंकवादियों से हाथ नहीं मिलाएंगे, असेंबली में फिक्स हो गया। तो असेंबली ने एक तारीख को ऑर्डर दे दिया कमांडो का, कमांडो करवाए उसको। असेंबली ने ये ऑर्डर पास कर दिया। अब ये ऑर्डर मोसाद के पास चल गया। मोसाद और वहाँ के जो आर्मी थे, जो वहाँ के एयरफोर्स थे, सारे मिलकर प्लान बनना शुरू कर दिया। अब प्लान में बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे मान वहाँ के बहुत सारे सेना, मतलब जो भी चीफ वगैरह थे, जो भी मेजर वगैरह थे, वो सारे एक क्वेश्चन कर, इतना दूर जाके हम कमांडो करवाएं नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक तो दूर है, बीच में रिफ्यूलिंग आएगी, मतलब जैसे फाइटर जेट से जाते हैं तो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम बाई समुद्र, बाई वाटर जाएंगे। उसमें बहुत सारे लोग विक्टोरिया जो लेक है उससे होके हम अपने आदमियों तक पहुंचेंगे। तो लोगों ने कहा कि विक्टोरिया लेक में बहुत सारे क्रोकोडाइल होते हैं जो डेंजर होते हैं, हमें मार के खा सकते हैं और हमारे पास टाइम भी नहीं है। एक तारीख को इसराइल ने उनसे बात करके 4 तारीख तक का टाइम को एक्सटेंस करा लिया था। 4 तारीख तक मतलब डेड लाइन था। 4 तारीख को आतंकवादियों ने हजियातुल्लाह ने कह दिया था कि 4 तारीख के बाद हम तुम्हारे एक एक नागरिकों को मारना शुरू कर देंगे। इसके बीच में मतलब 4 तारीख तक डेट पर 1 तारीख को उनकी असेंबली ने ऑर्डर दे दिया इसराइल के कि हाँ आप कमांडो कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अब इसमें कमांडो अपना तैयारी करने लगे तो उनके पास भी मल्टीपल ऑप्शन था। पहला ऑप्शन था कि हम बाई वाटर जाके उन पे कार्रवाई करें, तो वाटर के लिए टाइम बहुत कम था। तो उन्होंने सोचा ठीक है ले फाइटर जेट से चलते हैं। अब फाइटर जेट के लिए बहुत सारी सिचुएशन था, जैसे मान लीजिए कि रात, उन्होंने सेलेक्ट किया रात के टाइम कि रात में हम जाके कमांडो कार्रवाई करेंगे। तो रात में फिर कुछ कमांडो का ये ऑप्शन आया, कुछ एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स थे उनके कि रात में हम जा रहे हैं, अगर बाय द वे वहाँ का एयरपोर्ट के जो लाइट है वो अगर बंद है तो हम क्या करेंगे। तो कहा उन्होंने ऐसे प्लेन को सेलेक्ट किया जो कि रात में लैंड कर सकते थे, और जो फाइटर जो पायलट थे उन्हें इस तरीके से ट्रेनिंग किया गया कि रात में अगर जो एयर बेस होता है जहाँ पे प्लेन लैंड करती है, अगर उसकी लाइट बंद होती है तो हम सेफली लैंड कर सकते हैं। तो उनकी ट्रेनिंग इनको दे दी गई। उसके बाद बात आई इतने 4000 किलोमीटर दूर है, हम बीच में रिफिलिंग की भी जरूरत पड़ी, तो रिफिलिंग के लिए हम कहाँ जाएंगे। तो उस समय उन्होंने एक देश है केन्या जो इनको साथ दे दिया, युगांडा के बगल में ही। अब केन्या सब मतलब एक प्लेन को उतरने की अनुमति दे दी कि भैया हाँ एक प्लेन आप उतार सकते हैं, जिससे रिफिलिंग करने की आपको आसानी हो जाएगी, हम जो भी फ्यूल है प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद इन्होंने 3 तारीख को 1 बजे के टाइम डिसाइड किया, और 1 तारीख को इसराइल अपने 5 फाइटर जेट के साथ, हरकुलियस जहाज थी उनसे रेड सी से होते हुए, लाल सागर से होते हुए 100 मीटर के दूरी पे, समुद्र से 100 मीटर के दूरी पे, क्योंकि जब आपकी जो प्लेन है 100 मीटर समुद्र से थोड़ा नज़दीक रहती है तो किसी के रडार में आने से बच जाती है। अब हम जानते हैं सारे
कि जो भी युगांडा है उसके आसपास में जितने भी देश हैं सारे इजराइल से नफरत करते हैं। अगर इजराइल के फाइटर जिस रास्ते से जा रहे हैं किसी भी देश को पता चली तो तुरंत युगांडा को फ़ोन कर सकते थे। इस बीच सबको बचाने के लिए वहाँ के जो इजराइल के सोल्जर थे, जो इजराइल की एयरफोर्स के सोल्जर थे, उन्होंने चूज किया कि हम अपने फाइटर जेट को 100 मीटर से या उससे कम वाले डिस्टेंस पे ही उड़ाएंगे ताकि दूसरे को रडार में नहीं आ सकते। रडार इतने दूरी तक के प्लेन अगर फ्लाई करता है तो उसको पकड़ नहीं पाता, तो इतने दूरी से होके वो 4000 मीटर की दूरी करके आराम से 1 बजे रात को वो पहुंच गए युगांडा के एंतवे एयरबेस पे। वहाँ पे इनका एक प्लेन लैंड किया, एक प्लेन पे लैंड किया और उसके बाद उसमें से सोल्जर निकले और जो एयरबेस था उसका लाइट बंद कर दिया। लाइट बंद करने का कि आसपास के जो कमांडो थे, जैसे 100 से ज़्यादा वहाँ पे युगांडा के सोल्जर थे, तो उन्हें पता ना चले, इसके लिए उन्होंने उसकी लाइट को बंद कर दिया। एयरपोर्ट के जो एयरबस था जिस पे प्लेन लैंड करता है उसके लाइट बंद कर दी। तो फिर कैसे उनके रेस्ट ऑफ द प्लेन कैसे लैंड करेगा, तो जो उनके सोल्जर गए थे उनके पास स्पेशल टाइप के टर्च थे, हाई पावर का टर्च। उन्होंने अपना टर्च रनवे के जरिए लगा दिए, जो रनवे था उसके किनारे किनारे पे लगा दिया, जिससे कि क्या हुआ कि अदर प्लेन के उतरने में सहूलियत हो गई। अब जैसे अदर प्लेन उतर गया तो इसमें से 5 गया था, 5 में से 2 में सोल्जर थे और एक प्लेन को खाली रखा गया था। एक में मेडिकल फैसिलिटी थी, एक में कम्युनिकेशन सिस्टम था। एक में मेडिकल फैसिलिटी, अगर किसी को तबीयत खराब हो जाती है, किसी सोल्जर को गोली लग जाती है तो उसमें मेडिकल फैसिलिटी था। एक में कम्युनिकेशन सिस्टम था कि क्या क्या कहाँ करना है, क्या क्या हो रहा है, सारी चीज़ों को कम्युनिकेट करना। और 2 में उनके सोल्जर थे, 100 से ज़्यादा सोल्जर गए थे और सारे के पास स्नाइपर वाला गन था, सिलेंसर लगा हुआ गन, और सब वेल प्रिपेयर्ड थे, सबके सब वेल ट्रेंड थे। अब यहाँ पे जब प्लान बन रहा था तो प्लान इस तरह से बनाया गया, जो गाड़ी मर्सिडीज और रेंज रोवर कार यूज़ करता है ईवीएम, मर्सिडीज में वो चलता है और उसके सुरक्षा में 2 रोल्स लैंड रोवर कारें लगी रहती है। मर्सिडीज में खुद बैठता है, 2 लैंड रोवर कारें उसकी सुरक्षा में चलती है। तो इजराइल के जो प्लान बनाने वाले लोग थे उन्होंने सोचा कि हम जो मर्सिडीज कार है उसकी डिजाइनिंग ईदी अमीन के कार के जैसे ही बनाएंगे, ताकि वहाँ पे जो सोल्जर है उन्हें पता ना चले कि कौन मतलब इस कार में कौन बैठा है। अब मान लीजिए सोल्जर एयरपोर्ट पे हैं तो वो ये थोड़े देखते हैं कि क्या है। अब देखिए ये जो ईदी अमीन था ना, इस कमांडो कार्रवाई से एक दिन पहले उसने मैक्सिको चला गया था, मॉरिशस चला गया था। ईदी अमीन कमांडो कार्रवाई से एक दिन पहले वो मॉरिशस चला गया था, जो अफ्रीका बहुत सारे कंट्री है उनके जो यूनिटी मतलब एकता समूह का मीटिंग था वो अटेंड करने के लिए मैंने इसको मॉरिशस चला गया था, जहाँ पे इन सब का मीटिंग होना था, वहाँ वो चला गया था। और इसमें इजराइल जब आया तो इसराइल को ये मालूम था कि वो नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इजराइल के जो प्लानर थे उन्होंने प्लान किया कि गाड़ी के जो कलर वगैरह होगा वो ईटीएमएन के कलर के जैसा है होगा, ताकि वहाँ पे जो सोल्जर हैं, एयरबेस पे जो सोल्जर है, एयरपोर्ट पे जो सोल्जर है, इन तभी एयरपेट पे जो सोल्जर है उन्हें लगे कि हमारा प्राइम मतलब जो प्रेसिडेंट है ईटीएमएन वही आ रहा। तो उसके जैसे ब्लैक कलर के मर्सिडीज पे हो जा रहा है, तो ब्लैक कलर के मर्सिडीज पे एक हाथा काठा ईटीएमएन की तरह ही आदमी को बैठाया गया और उसके पीछे 2 रेंज रोवर कारें निकली जिसमें कि सोल्जर थे, इजरायली सोल्जर थे, जैसे कि ईटीएमएन के काफिले में थे। लेकिन नसीब मतलब इसको नसीब कह सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं, कुछ दिन पहले ही ईदी अमीन अपना ब्लैक कलर मर्सिडीज को व्हाइट में चेंज कर दिया था, मतलब अब व्हाइट कलर वो यूज करने लगा था। तो उसके एक सोल्जर को पता चल गया कि ये कुछ गड़बड़ है, तो उसने जब से गोली चलाने की कोशिश किया, जिससे इजरायली सोल्जर को पता चल गया कि इसको शक हो गया। इसने तुरंत निकाल के अपने स्नाइपर से मार दी इसको गोली, और मतलब अपने जो साइलेंसर लगा गन था उससे मारा और 3 गोली यहाँ पे लगा, सीधे मर गया वो, ठीक है, वो आर्मी मर गई। इसके बाद इन्होंने
जितने इजराइल के सोल्जर थे सारे अपने अपने पोजीशन लिए, जितने सोल्जर थे युगांडा के सबको मार के गिराते हुए अपने डेस्टिनेशन के चलते। जैसे इनिशियल में ही हमने पढ़ा था, इनिशियल में हमने सुना था कि जो मेन एयर बेस था, एयरपोर्ट था, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर अपने मतलब जितने भी हॉस्टेजेस थे उनको वहाँ पे रखा था। अब यहाँ से इजरायली सोल्जर को वहाँ जाना था, तो वहाँ गए और जितने इजरायली हॉस्टेजेस थे वहाँ पे जाके जितने भी युगांडा के सोल्जर थे सब पे टूट पड़े। इजरायली सैनिक सब पे टूट पड़े, सबको मार गिरा दिए, सबको मतलब एकदम लाशों का ताड़ा लग गया। 45 सोल्जर मारे गए थे, 45 युगांडा के सोल्जर मारे गए। अब इसमें जो इजरायली सोल्जर थे वो अपने लैंग्वेज, जैसे इजराइल की जो लैंग्वेज हिब्रू लैंग्वेज में उन्होंने बातें करने बोलने लगे। जैसे कि अब उनके होस्टेजेस थे तो वो भी इजराइल के थे और ये हिब्रू बोल रहे हैं, तो उनके आपस में कम्युनिकेट हो गया कि ये बोल रहे थे इजरायली सोल्जर कि हम इजराइल के सोल्जर हैं, आप लोग जमीन पे लेट जाओ, हम गोली चला रहे हैं, तुम्हें ना लगे। अब ऐसे ऐसे कम्युनिकेट होने लगा तो मैक्सिमम ऑफ इजराइल के जो होस्टेजेस थे, जो इजरायली थे बंधक बने थे, वो सो गए। लेकिन कुछ उसमें से नहीं सो पाए तो उनको गोली लग गई, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। 3 लोग, 3 होस्टेजेस मारे गए थे। और फाइनली सारे आतंकवादी, सारे के सारे सैनिक सबके सब मारे गए, मतलब मैक्सिमम सैनिक घायल हुए, मारे गए थे। बाकी उसके बाद इजराइल के जो सोल्जर थे उन्होंने अपने आर्मी में अपने होस्टेजेस को निकाल के बाहर लाया और अपने जो एक प्लेन खाली करके ले गए थे उसमें भरा और उस फ्लाइट को उन्होंने रवाना कर दिया इजराइल के लिए। अब इजराइल में उन्होंने फ़ोन कर दिया कि हाँ हम सेफ हैं, अब हम आ रहे हैं, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद इनका ध्यान पड़ा जो एंटबे एयर बेस पे था ना, वहाँ पे युगांडा के एयरफोर्स के कुछ मिग-21 फाइटर जेट थे। मिग-21 कुछ फाइटर जेट थे। अब उनका ये ध्यान गया कि इस पे अगर ये इस मिशन को सक्सेसफुली बना के अगर यहाँ से जाते तो पीछे से अगर युगांडा की एयरफोर्स आती तो वो शायद इनको मार सकती थी। इसलिए उन्हें मतलब अब मान लीजिए कि आगे से जा रहा है जो इजराइल के जो 5 जेट थे वो क्या हरकुलियस थे, वो ज़्यादा स्पीड में भाग नहीं सकते थे, वो पैसेंजर कैरी करने के लिए थे। लेकिन जो फाइटर जेट है मिग-21 जहाज था, ये फाइटिंग में काम आता है, तो अगर एयरफोर्स आती तो इनको मार के गिरा सकती थी, जो कि मिशन फेल हो जाता और इनके सारे होस्टेजेस खुद एयरफोर्स के सारे सैनिक मारे जाते। तो इन्होंने सोचा कि हम इतने जितने 12 नंबर में मिग-21 फाइटर जेट थे जो कि युगांडा के एयरफोर्स के थे, उन पे सब पे हैंड ग्रेनेड और बम लगा लगा सबको ब्लास्ट कर दिया, सबको उड़ा दिया। 11 के 11 मिग-21 जहाजों को डिस्ट्रॉय करके फिर लास्ट में सभी सोल्जर बैठ गए, सभी लोग बैठ गए। तो इस जो ऑपरेशन के कमांड संभाल रहे थे उनका नाम था बेंजामिन नेतन्याहू। उनके बड़े भाई के अंदर ये सारे ऑपरेशन हो रहा था। उनके बड़े भाई के अंदर जिनका नाम था एनातेन नेतन्याहू। मतलब इसराइल के जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके बड़े भाई इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। मतलब उनके हाथ में सारे ग्राउंड कंट्रोल था, वही सारे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे थे। लास्ट में जब वो सारे होस्टेजेस सारे अपने ऑफिसर्स को चढ़ाने के बाद जब लास्ट में वो चढ़ रहे थे प्लेन पे तो उन्हें गोली लग गई और गोली लगने के बाद उन रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। जो बेंजामिन नेतन्याहू है ना, इनके बड़े भाई ऑपरेशन थंडरबोल्ट में या ऑपरेशन एंतबे रेड में मारे गए थे। इसराइल के जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके भाई इसी ऑपरेशन में मारे गए थे, उनके बड़े भाई, जो कि आप पिक्चर भी देख रहे हैं। अब इस ऑपरेशन में कितने लोग मारे गए थे, कैसे इस ऑपरेशन को मतलब अंजाम दिया गया, इसका रिजल्ट क्या हुआ, वो थोड़ा सा देख लिया। इस ऑपरेशन में युगांडा के 45 सोल्जर मारे गए थे, 45 सोल्जर मारे गए थे। मिग-21 11 फाइटर जेटें डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे और 11 हाईजैकर को भी मार गिराया गया था। इसमें इजराइल को एक सोल्जर मारा था और तीन क्रॉस फायरिंग में होस्टेजेस मरे थे और एक और होस्टेजेस को इदी अमीन ने बाद में मार दिया। अब इसको
ये कैसे मारा ईदी अमीन ने, जब हॉस्टेजेस को सेपरेट कर रहे थे ना 29 को, उस समय एक हॉस्टेजेस थी बोरा बलोच नाम था, उनकी डुअल नागरिकता था, मतलब एक वो ब्रिटेन की थी और दूसरा उनका नागरिकता इजराइल का था, दो नागरिकता थे, एक ब्रिटेन का और एक इसराइल का। तो वो भी एक तरीके से हॉस्टेज थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से हाईजैकर ने उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था, और ये बात मोसाद या इसराइल की सोल्जर को नहीं मालूम था, और वो हॉस्पिटल में थी, और ये कमांडो कार्रवाई हो गया, कमांडो सारे चले गए, मतलब इसराइल अपने हॉस्टेजेस को लेके चला गया। लेकिन ये बात इसराइल को बाद में पता चली कि उनके एक आदमी अभी युगांडा के हॉस्पिटल में है, जिसको वो नहीं बचा पाए। जब तब तक युगांडा के जो थानाशाह था ईदी अमीन, वो आया और बोरा बलोच को मार दिया गन से, मतलब गन से गोली मार दी। अब इस ऑपरेशन का अंजाम देने के बाद इसराइल ने ईदी अमीन को फ़ोन किया, ईदी अमीन को फ़ोन किया और कहा धन्यवाद फ़ोन पे, और इतना कहने के बाद वो टेप रिकॉर्ड हो गया और मीडिया में चला गया। ये इसलिए किया गया, इसराइल का इंटेलिजेंस मतलब इसमें लगा दिया कि युगांडा के जो प्रेसिडेंट है, जो ईदी अमीन है, वही इसराइल को सपोर्ट किया है आतंकवादियों को मारने के लिए, ये आतंकवादियों को फील कराने के लिए उसने फ़ोन करके इस तरह की चाल चल दी इसराइल ने। तो कितना कमाल के ऑपरेशन थे। इस ऑपरेशन के बाद इसराइल की इतना 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 ज़्यादा तारीफ हुआ था कि दूसरे देशों में जाके 4000 किलोमीटर दूर जाकर ऑपरेशन को सक्सेस बना के आ गया, और अपने 120 लोगों में 120 लोगों को बचा के लेके आ गया था अपनी धरती पे, 120 लोगों को बचा के लेके आया था एयर होस्टेसेस को। कमाल की है इसराइल के। अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।